नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 42वां सत्र है जो कि मार्च 22 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं। हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मेरा संतुलन पर एक सवाल है। यह काफ़ी लंबा है और हम इसे किताब में से कॉपी कर लेंगे जैसा कि यह है। यदि आप मेरे बिना पढ़े इसका उत्तर दे सकते हैं तो इससे हमारा समय बचेगा, अगर नहीं तो मैं इसे पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी और किताब के अंदर कोई चीज़ थी जिसको पढ़ने की यहाँ पर डॉन बात कर रहे थे, और उस सवाल को वहाँ से पढ़ के और फिर ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मैं वहाँ से ना पढ़ूँ तो क्या आप मेरे दिमाग को स्कैन करके उसी में से उस सवाल को निकाल के जवाब दे सकते हैं क्या। तो राह कहते हैं, हम आपके अवसर को सुरक्षित करने की आपकी इच्छा को समझते हैं। हालांकि प्रश्न का सारांश अच्छा होगा। यदि हम मानसिक रूप से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं तो यह प्रश्न प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह उत्तर केवल निजी उपयोग के लिए हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, राह ने उनको ये कहा कि देखो यार, अगर हम ऐसे तुम्हारे दिमाग के अंदर से, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं टेलीपैथी के द्वारा, अगर हम लोग तुम्हारे दिमाग की चीज़ पढ़ के उसका सवाल को पढ़ के अगर हम लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया तो ऐसे तो ये तुम्हारे निजी सवाल हो जाएंगे। तो हम तुम्हारे निजी सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तुम उस सवाल को बोलोगे तभी तो तुम अपनी इस बुक के अंदर प्रकाशित कर पाओगे ना उसको। तो बेटर वो रहेगा कि तुम सवाल बोलो और तब हम जवाब दें। तो फिर डॉन सवाल करते हैं, फिर मैं इस प्रश्न को बहुत जल्दी से पढ़ूंगा। मैं एक बयान देने जा रहा हूँ और यह कितना सही है इसके बारे में आपको बोलने के लिए कहूँगा। मैं यह मानकर चल रहा हूँ, जो व्यक्ति संतुलित होगा वह किसी भी स्थिति में जिसका वह सामना कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उसकी भावनाओं में नहीं बहेगा। किसी भी स्थिति में भावहीन रहकर संतुलित व्यक्ति स्पष्ट रूप से हर स्थिति के लिए एक के कानून के अनुसार सौहार्दपूर्ण प्रतिक्रिया देकर उचित और आवश्यक निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों, पहले पार्ट में तो सवाल में उन्होंने ये कहा कि जो इंसान संतुलित होगा तो वो बेसिकली भावनाओं में नहीं बहेगा, है ना। और उस केस में क्या कहते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हर तरीके से दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण यानी प्रेम से ही पेश आएगा, है ना। और भावहीन रहेगा, उसके अंदर किसी तरीके का भाव नहीं होगा दूसरों के लिए। इसलिए उनको लगा, डॉन को, कि एक संतुलित व्यक्ति ऐसा ही हो सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, हमारे ग्रह पर अधिकांश इकाइयाँ अपने आप को अनजाने में हर उस भावनात्मक स्थिति में फंसी हुई पाती हैं जिसके संपर्क में वे अपने खुद के अलग अलग झुकावों के कारण आती हैं, और इन झुकावों के कारण वे स्पष्ट रूप से सिखाने और सीखने के अवसरों और प्रत्येक भावनात्मक स्थिति में उचित प्रतिक्रिया को देखने में असमर्थ हैं, और इसलिए परखने और गलती करने यानी ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया के माध्यम से और उनके परिणामों के दर्द को सहते हुए ऐसी स्थितियों को कई बार दोहराते हैं जब वह सचेत रूप से यह नहीं जान जाते हैं कि उन्हें अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार में भी संतुलन लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने जो बात कही, उन्होंने कहा हमारे इस ग्रह के ऊपर जो लोग हैं सबके अपने अपने झुकाव हैं। किसी के टीवी की वजह से झुकाव बने हुए हैं, किसी के परिवार से जो सीखा हुआ है उसकी वजह से झुकाव बने हुए हैं,
बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी सोच शेयर करते हैं, अपनी सोच उनसे शेयर करते हैं, तो उस वजह से एक व्यक्ति का एक झुकाव बन रहा होता है, ठीक है, वो उसी तरीके की सोच का हो जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके कारण होता ये है कि लोग ना बार बार जाके प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और एक तरीके से ट्रायल एंड एरर वाले मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि गलती कर देंगे फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, गलती कर देंगे फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही उनके साथ चलता रहता है और वो दोहराते रहते हैं, तो जो प्रोग्रेस तेज होनी चाहिए ना वो तेज नहीं होती है, ठीक है। और फिर वो इसमें ये कहते हैं कि इसको अगर वो लोग ऐसे ना करके अपने जो उनके चक्रास हैं उनको बैलेंस कर लें, तो शायद उनकी प्रतिक्रियाएं यानी कि उनके जो एक्शन और उनका व्यवहार और उनका बिहेवियर जो है उसके अंदर संतुलन लाने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा वो करते हैं तो शायद वो ये गलतियां नहीं करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं, एक बार जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से अपने ऊर्जा केंद्रों और जवाब यानी रिस्पॉन्सेज को संतुलित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो जाता है, तो उसका अगला कदम भावनात्मक स्थितियों के लिए उचित रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव प्रतिक्रियाओं को उनके अस्तित्व के माध्यम से सुचारू रूप से बहने की अनुमति देना है, बिना किसी भावनात्मक रंग को बनाए। उसके बाद इसे सचेत रूप से देखा जाता है और इसके अस्तित्व के माध्यम से बहने की अनुमति दी जाती है। और मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि इकाई द्वारा सचेत रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा से चार्ज ऊर्जा के प्रवाह को देखने की यह क्षमता संतुलन का जो अभ्यास आपने दिया है उसे बढ़ाने से ही हो सकता है, जिसके कारण इकाई संतुलित होता है, जो उसे किसी भी स्थिति में एक के कानून के हिसाब से भावहीन और अविकृत रहने की अनुमति देगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई निष्पक्ष दर्शक टेलीविज़न या फिल्म देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी डॉन ने एक तरीके से सही बात ही कही है, हालांकि सही है या नहीं है तो अभी राह बताएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर कोई जानबूझ के अपने ऊर्जा केंद्रों को एक्टिवेट रखता है और उनके अंदर बैलेंस बना के रखता है, तो उसके जो रिस्पॉन्सेज यानी उसके जो कर्म होंगे, उसके जो एक्शन होंगे, उनको वो और संतुलित कर सकता है ना। और क्या कहते हैं, जागरूक भी हो सकता है, ठीक है। और वो भावनात्मक स्थितियों में, जैसे हमारे यहाँ पर इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं ना, इमोशनली चार्ज हो जाते हैं हम लोग, कि दुख है तो दुख में ही बहे चले जा रहे हैं, सुख है तो खुश ही खुश हुए चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ के जो इसके बीच में जो संतुलन होता है ना वो हो नहीं पाता है। तो वो कह रहे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो इनको बैलेंस कर लेता है तो अपने अस्तित्व के माध्यम से, वो कह रहे हैं यानी कि इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए और अपने जो उनके विचार हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको संतुलित करते हुए, तो उनको जो उसका एक्शन है ना उसे बहने देगा बिना भावनात्मक रंग को बनाए। वो कह रहे हैं कि किसी भावनाओं में नहीं बहेगा वो, चाहे वो खुशी के टाइम पर भी वो हल्का सा उसके अंदर संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, और जो दुख का टाइम होगा उसमें भी संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। ये किसी भी तरीके की इमोशनल चार्ज अगर कोई सिचुएशन होगी उसमें संतुलन बनाने की कोशिश करेगा वो। और इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि मैं एक ऐसा मान के चल रहा हूँ कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, और आपने जो अभ्यास दिए हैं, जो आपने जो तरीके दिए हैं, उनसे बैलेंस बनाते हुए अगर वो करेगा तो बिल्कुल वो भावहीन हो जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहेंगे दूसरों के लिए या किसी के लिए भी, और वो इनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, ठीक है, अनुमति देगा अपने एक्शंस को होने की। बिल्कुल ऐसे जैसे कि टीवी पे कोई फिल्म चल रही है और बस वो बैठ के देख रहा है, वो बस ऐसे ही शायद रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं होगा, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, जिसके साथ जो हो रहा है होने दो, शायद वो इस तरीके का हो जाएगा। तो राय इसका जवाब देते हैं, यह संतुलन का गलत प्रयोग है, जिसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 5.2 में चर्चा की थी। पहला अभ्यास यह है कि भावनाओं का अनुभव करना और फिर सचेत रूप से इकाई के भीतर उसका विपरीत खोजना है, बिना प्रभावित हुए और भावनाओं में बहे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की भावनाओं के बारे में समझना है, और उद्देश्य यह होता है कि किसी भी परिस्थिति में भावनाओं से अप्रभावित यानी अनस्वेड रहा जाए। हम ये कह सकते हैं कि यह एक सरल परिणाम है और इसमें काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राय ने बड़ी अच्छा तरीका बताया है। उन्होंने कहा देखो इमोशंस तो तुम्हारे अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है ना, और इमोशंस अगर नहीं होंगे तो तुम एक्शन भी नहीं लोगे। तो जो तुम्हारे एक्शन होते हैं ना, जो तुमने इमोशंस में बह के जो एक्शन लिया,
फिर उसके बारे में बैठ के सोचना कि यार मैं इसमें भावनात्मक हो गया था, तो बह के मैंने ये काम कर दिया इमोशन में, या मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहा हूँ वो आउट ऑफ इमोशंस ही कर रहे होते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग। तो उसके अंदर उसका विपरीत खोजना, उसके लिए आपको बैठ के ध्यान अवस्था में देखना पड़ेगा कि मैंने आज क्या क्या किया। उसका जब आप बैलेंसिंग कर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओहो यहाँ पे मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और ये चेक करना कि मैंने जो एक्शन लिया है उससे दूसरों के ऊपर क्या रिएक्शन पड़ा है। अगर ऐसे यदि कोई व्यक्ति करता जाएगा ना, तो उसका एक संतुलन होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि उद्देश्य ये है, मतलब एंड में जाके अचीव ये करना होता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप भावनाओं में बहकर अप्रभावित रहोगे। मतलब आप भावनाओं में बहोगे नहीं, और जो चीज़ें चल रही हैं ना उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखोगे, जैसे रचयिता देखते हैं। रचयिता चाहें तो आज की डेट में हमारी हर चीज़ के अंदर टांग अड़ा सकते हैं वो, कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ गलत कर रहे हो, लॉ के अकॉर्डिंगली वहाँ गलत कर रहे हो। तो अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर आप सीखोगे कैसे, हर बार अड़चनें ही आती रहेंगी। तो इस केस में ये होता है कि आपको ऑब्जर्वर बनना है, जैसे रचयिता ऑब्जर्वर है, वो बस बैठ के देखते हैं क्या कर रही है। जिस जिसकी ग्रेड बनती जाती है वो आगे 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 निकलता जाता है, और एंड में जाके सबको रचयिता बनना है, यानी ऑब्जर्वर। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर जो बिना किसी को इंटरफेयर किए सबकी आज़ादी का सम्मान करते हुए, यानी कि ये इनकी आज़ादी है, इन्हें जो करना है इन्हें खुद करने दो, ठीक है। हाँ, जहाँ पर आज़ादी का उल्लंघन जरूरत से ज़्यादा ही हो रहा है तो वहाँ पर फिर कन्फेडरेशन आई जाती है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इसका एक ये एक सरल परिणाम है और इसमें काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। फिर वो आगे कहते हैं आपके अनुभव इस घनत्वता के सीखने सिखाने के लिए माध्यम का काम करते हैं। हालांकि यदि कोई इकाई इन प्रतिक्रियाओं का अनुभव लेता है, भले ही इसे आसानी से लिया जा सकता है, इकाई अभी भी सीखने सिखाने के लिए माध्यम का उपयोग करता है। इसका अंतिम परिणाम यह है कि माध्यम की तब तक आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इस घनत्वता की भी अब आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सारे माध्यम लगने के बाद इकाई के तीसरी घनत्वता के अनुभव समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सही बात बोली उन्होंने। उन्होंने बोला ये जो घनत्वता है, तीसरी घनत्वता, यहाँ पर तुम सीखते हो और सिखाते हो, इसके लिए तुम्हारे जीवन में दुख दर्द भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी। आप लोग, हम लोग जनरली सुनते हैं लोगों से, लोग कहते हैं जी माध्यम हमारी ज़िंदगी में इतने लग गए, दुख ही दुख आ रहे हैं। अरे दुख भी हैं, सुख भी आ रहे होंगे, आप सुख को तो भूल रहे हो, आप दुख को देख रहे हो। दोनों ही चीज़ें माध्यम लगती हैं। आपको संतुलन बनाना होता है कि भाई सुख आ रहा है, खुशी आ रही है तो किस कारण से आ रही है, दुख आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना लगती रहेंगी जब तक आप दूसरों की सेवा या फिर खुद की सेवा के रास्ते पर पूरी तरीके से नहीं उतर जाते हो। या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बीच में लटकोगे ना तो ये लगते ही रहेंगे माध्यम। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इन प्रतिक्रियाओं का अनुभव लेता है, यानी कि इन्हीं माध्यमों के कारण हमारी ज़िंदगी के अंदर जो जो अनुभव चल रहे होते हैं ना, उन अनुभवों से हम लोग सीख ले रहे होते हैं। और जो हम सीखते हैं, हमारी आदत तो होती है चौपाल लगाने की, बैठ जाते हैं और इसको भी सिखा और उसको भी सिखा, इसको भी सिखा उसको भी सिखा, जो मांग नहीं रहा है उसे भी सिखा, जो मांग रहा है उसे तो दे ही मत। हम उल्टा ही कर रहे होते हैं, जबकि ये उल्टा है। जब तक कोई मांगे ना तब तक उसको बताना नहीं है, जब वो मांगे तब उसे बता देना है, और वो भी तब जब वो अनुभव आपने खुद ले रखा हो। अगर आपने खुद नहीं लिया है और अंदाज़ा लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे अंदाजे से ये होना चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी को किसी भी तरीके का सीखना या सिखाना नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने खुद अनुभव नहीं ले रखा है उसका, ठीक है। और इसमें यह भी है कि वो ये कह रहे हैं अंतिम परिणाम इसका ये है कि एक वक्त आ जाता है जब आप या तो दूसरों की सेवा के रास्ते पर निकलोगे या अपनी सेवा के रास्ते पर निकलोगे। एक वक्त आ जाता है कि ये सारे माध्यम लगने बंद हो जाते हैं, अपने आप ही तुम्हारी ज़िंदगी में माध्यम लगने बंद हो जाएंगे। ज़िंदगी बड़ी स्टिल सी हो जाएगी आपकी, शांत हो जाएगी एकदम से। इससे ये पता चलता है कि हाँ, आपकी तीसरी घनत्वता के अनुभव अब ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि आपने एक रास्ता चुन लिया है, अब उसी दिशा के अंदर 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 आप निकलते रहो, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मैं हूँ किसी ना किसी रास्ते पर। फिर वो आगे कहते हैं यह उपेक्षा, इंडिफरेंस या निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की करुणा, सहानुभूति और प्रेम है। यानी कि इससे सहानुभूति और प्रेम का असली मतलब पता चलता है, जो कि सभी चीज़ों को प्रेम के रूप में देखता है। सभी चीज़ों में करुणा और प्रेम देखने से माध्यमों के प्रभाव के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिससे
उसके माध्यम खत्म होने लगते हैं। इस प्रकार इकाई अब अपनी घनत्वता के अनुभवों का सह रचयिता बनने में सक्षम होता है। यही सच्चा संतुलन है। तो दोस्तों यहाँ पर वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको किसी का जज नहीं बनना है। मतलब आप किसी के जज मत बनो कि जी ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। कौन क्या कर रहा है ना, वो उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। उसने अपने अपने माध्यम लगाए हुए हैं, वो अपने माध्यमों का खुद ध्यान रखेगा। उसको देखना उसको अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं हो सकती कि आप इसके अंदर से ये कह रहे हो कि नहीं जी इसका सही है और इसका गलत। इसका मतलब किसी की चीज़ तो आपने कह दी नहीं नहीं जी ये व्यक्ति तो सही है, नहीं 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 जी वो व्यक्ति तो गलत है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो अभी तक इसका मतलब आपके अंदर बैलेंस नहीं आया है। आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना है और हर व्यक्ति को, हर चीज़ को, उसके अंदर प्रेम को ढूंढना है। जब आप कंटिन्यूअसली प्रेम को ढूंढने लग जाओगे ना, करुणा, यानी आप ये देखोगे ये दुखी है, इसकी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन ये मांग ही नहीं रहा है तो मैं इसकी मदद कैसे करूँ, ठीक है ना। तो करुणा और ज़्यादा आ जाएगी आपके अंदर कि यार करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि ये मांग नहीं रहा है। अब ये मांगेगा नहीं, मैं इसकी जाके करूँगा अभी मदद, ये कह देगा तेरे से मांगी थी मैंने मदद तो आया क्यों, है ना। तो इस वजह से उल्टी चीज़ें पड़ जाती है इस ग्रह के ऊपर। तो कहते करुणा और सहानुभूति भी उसी से ही आपको सच्ची पता चलेगी। ऐसे नहीं कि आप उठे और आपने जाके किसी के लिए कर दिया अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं होता है। अपनी इच्छा का भी संतुलन बना के चलना पड़ता है। फिर वो कहते हैं इसी से ही तुम्हें असली मतलब पता चलेगा सहानुभूति और प्रेम का, जो कि सभी चीज़ों को प्रेम के रूप में देखता है। यानी हर चीज़ के अंदर प्रेम ढूंढना है और सभी चीज़ों में करुणा और प्रेम देखने से माध्यमों के प्रभाव के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यानी कि आप एक्शनलेस हो जाओगे, आप रिएक्शनलेस हो जाओगे। आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करोगे। आप टीवी देख रहे होगे, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, आप कहोगे ठीक है इन्हीं का ही है किया हुआ, इन्हीं को ही करना है, तो इन्हीं का चुनाव था, इन्होंने ही चुना है और सारी चीज़ें इनके हिसाब से हो रही हैं। कुछ गलत और कुछ सही नहीं है इसके अंदर। जो भी है सबका अपना अपना चुनाव था और सबने अपने अपने हिसाब से किया है। तो आपका कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। इससे भी आपका संतुलन बनेगा। और आपको दोनों चीज़ों के केस में प्रेम देखना, जैसे आप टीवी देखो, रिश्तेदारों से मिलो, दोस्तों से मिलो, घर वालों के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, जिनके भी साथ आप हो, आपको सब में प्रेम ढूंढना है। जब आप ये प्रेम ढूंढने की आदत डाल लोगे ना, तब आप देखोगे धीरे 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 माध्यम खत्म होने लग जाएंगे। क्योंकि अब आपने लव को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, प्रेम को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। और इसी में वो आगे बोलते हैं जब ऐसा होने लग जाता है, माध्यम खत्म होने लग जाते हैं, तब रियलिटी में जाके आप एक को क्रिएटर यानी एक सह रचयिता बनने में सक्षम हो जाते हो। और यही है वो सच्चा संतुलन। अगर आपने ये सच्चा संतुलन पा लिया, आप रिएक्शनलेस हो गए, कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, कहीं पर भी कुछ भी होता रहे, आपको रिएक्शनलेस रहना है। जब तक कोई आपसे मदद ना मांगे तब तक उसकी मदद भी नहीं कर सकते आप। जब कोई मांगे तो पूरे दिल से उसको अपना मान के, अपना मान के क्या, ये मान के कि ये तो मैं ही हूँ। इनफैक्ट अगर दुनिया में कुछ चल भी रहा है, चलो बुरा भी चल रहा है, तब भी ये सोचना कि यार मेरे ये भी मैं ही हूँ, बताओ ये हरकतें चल रही हैं, अब क्या करें, है तो है। इनको पता ही नहीं है एक का ज्ञान। और जब इनको एक के ज्ञान का नॉलेज होता तो क्या ये ऐसे करते? नहीं करते ना। तो फिर मैं क्यों पैनिक हो रहा हूँ, मैं क्यों अपने अंदर से उत्तेजित हो रहा हूँ? उत्तेजना का तो कोई रीज़न है ही नहीं इसके अंदर। तो रिएक्शनलेस हो जाओ। इससे बेटर ये है कि अपना आराम से बैठो, देखो, ऑब्जर्वर बनो और अपने अंदर अच्छा संतुलन ले आओ और एक अच्छे को क्रिएटर बनो, ताकि आगे जाके आप भी रचयिता बन सको। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मैं एक समानता बनाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई जानवर, मैं कहूं कि एक बाड़े में एक बैल है, आप पर हमला करता है क्योंकि आप उसके बाड़े में आ गए हैं, तो आप तेजी से उसके रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन आप उसे दोष नहीं देते, या आपके पास डर की प्रतिक्रिया के अलावा कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो कह रहे हैं कि मैं बस एक ना जस्ट एक समानता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉन ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मान लो एक क्या कहते हैं, जैसे कैटल वो होता है ना, कैटल शेड, उसके अंदर कोई बैल है, ऑक्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो है। अब वो हम उसके उसके अंदर घुस गए तो वो अटैक करेगा ही करेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उसकी आज़ादी का उल्लंघन किया है ना। इसके अंदर लॉजिक तो ये है कि भाई हमने उसकी आज़ादी का उल्लंघन किया है, वो उसका एरिया है, उसके अंदर हमें नहीं जाना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जब वो हमारे ऊपर अटैक करे तो हम तुरंत हट जाएं,
और दूसरा, उस केस में जो चीज़ हमारे अंदर जनरेट होती है वो होती है फियर, यानी कि डर। और इसके अलावा उस सिचुएशन में भावनात्मक रूप से देखा जाए, इमोशनल लेवल पे देखा जाए, तो फियर के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। फिर वो आगे कहते हैं, हालांकि यदि आप किसी दूसरी इकाई से उसके क्षेत्र में मिलते हैं और वह आप पर हमला करता है, तो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक हो सकती है, जिसका जवाब शारीरिक रूप से बलपूर्वक हो सकता है। क्या मैं यह मानने में सही हूँ कि जब जानवर और दूसरों के प्रति आपका जवाब दोनों को रचयिता के रूप में देखना है और दोनों को प्यार करना है और यह समझना है कि आप पर हमला करना उनकी स्वतंत्र इच्छा हो सकती है, तो आपने खुद को इस क्षेत्र में सही ढंग से संतुलित कर लिया है क्या? क्या यह सही है? तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब आप ऐसे करके देखो कि आप किसी और के एरिया में के अंदर घुस गए और किसी व्यक्ति के यहाँ पर घुस गए, अब वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है। अब जब वो अटैक कर रहा है तो शारीरिक रूप से आपके ऊपर करेगा ही करेगा वो अटैक, क्योंकि आप उसके घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो, ठीक है ना। तो इस केस में वो कह रहा है कि या तो जानवर हो या कोई इंसान हो, दोनों ही केस में आपको तो मतलब अगर लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको तो दोनों को ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रचयिता के रूप हैं, है ना। और ये जो अटैक कर रहे हैं उन्होंने इसलिए क्या, क्योंकि ये तो इनकी स्वतंत्र इच्छा है, भाई अपने आप को तो बचाएगा ही ना वो। तो उस कारण इस केस में क्या ऐसा सोचना एक संतुलित सोच है? क्या यह सही है? तो राय इसका जवाब देते हैं, यह बुनियादी तौर पर सही है। हालांकि संतुलित इकाई दूसरी इकाई के द्वारा होने वाले हमले की क्रिया को जानने की कोशिश करेगी और उसके कारण का पता लगाएगी, जो कि ज़्यादातर मामलों में दूसरी घनत्वता के बैल के मुकाबले अधिक जटिल प्रकृति के हो सकते हैं। जैसा कि आपका उदाहरण था, इस प्रकार यह संतुलित इकाई के लिए तीसरी घनत्वता वाले दूसरे इकाई की सेवा के कई और अवसर खुल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि देखो, इस केस में अगर तुम जानवर की बात कर रहे हो, जानवर के केस में तो तुम्हें पता ही है कि तुम उसके एरिया में घुसोगे तो मारेगा ही तुमको। उसके पास थोड़ी ना इतनी अकल, वो थोड़ी ना इतने लॉजिक और रीजनिंग और ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो जब वो ऐसे करेगा तो वो तो लॉजिकल है, ये तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। और एक संतुलित व्यक्ति जो होगा वो किसी ऐसे इंसान को देखेगा ना, या ऐसी किसी चीज़ को देखेगा, या किसी और व्यक्ति के साथ उसके साथ इस तरीक़े का ऑल्टरकेशन उसका हो गया, या इस तरीके की सिचुएशन हो गई उसके साथ, तो उसको ये सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या था, मैं कारण हूँ या ये कारण है। हो सकता है मैंने ही कर दिया हो और मुझे पता ना चला हो, और फिर बाद में मैं ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि यार इसने तो ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। तो उसके पहले के सारे एक्शंस देखो, अपने भी देखो उसके भी देखो कि इनिशिएट किसने किया था। तो जो संतुलित होगा ना वो देखेगा, रूट कॉज के अंदर घुसेगा। और रूट कॉज का दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका हम आपको जो हमने सीखा है वो बता सकते हैं। अब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको अपना संतुलन जानना है ना, या रूट कॉज जानना है कि किसी चीज़ का अंदर का रूट कॉज क्या है, तो हर सिचुएशन को 5 बार क्यों 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 ऐसे देखो। मतलब जो आपके सामने जो घटना घटी उसको देखना है, ये घटना क्यों घटी, फिर उसका एक जवाब मिलेगा। फिर वो जो जवाब मिलेगा उसको देखना है, अच्छा ये जवाब मिला है तो ये क्यों हुआ, फिर उसका क्यों देखोगे आप, फिर एक जवाब मिलेगा। फिर उस जवाब को देखो, अच्छा फिर इसका ये क्यों हुआ। ऐसे करते 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 ज़रूरी नहीं आप 5 लेवल तक जाओ, हो सकता है दूसरे या तीसरे लेवल पे ही आपको उसका रूट कॉज पता चल जाए, मतलब जो बेसिक रूट है उसका। या फिर हो सकता है चौथे पे पता चल जाए, या हो सकता है बिल्कुल ही 5वें पे जाके चले। लेकिन मिनिमम 5 लेवल के बाद ना आपको जाके पता चल जाएगा इस प्रॉब्लम का रूट कॉज ये है, इस वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। तो जो संतुलित व्यक्ति होगा ना वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना एक्शन बनाएगा। और जब ये रूट कॉज हो जाता है ना, फिर इसके बाद उसके अपने दिमाग में बनाना होता है एक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान इस तरीके से काम करता है कि आपको पता चल गया रूट कॉज। अब इस रूट कॉज को ख़त्म करने के लिए, यानी उस जो जिस मेन मुद्दे या मेन कारण की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है ना, इसको ख़त्म करना है मैंने, ऊपर ऊपर की चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है। वो रूट ही हट गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी पूरी। तो ये एक तरीका था जो हमने सीखा हुआ था, हमने सोचा आपसे साझा कर लेते हैं। अब लेना या नहीं लेना ये आपकी इच्छा है, हमने तो बस शेयर कर दिया आपसे। हालांकि करना नहीं चाहिए था क्योंकि आपने मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, अच्छी चीज़ ही है, क्या पता किसी के काम आ जाए। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या पूरी तरह से संतुलित इकाई भावनात्मक प्रतिक्रिया महसूस करेगी जब दूसरे के द्वारा हमला किया जा रहा हो? तो रा कहते हैं यह सही है,
वो प्रतिक्रिया प्रेम है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं डॉन कि अगर ऐसे में कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए उसको। तो रा कहते हैं हाँ, अगर जो संतुलित व्यक्ति होगा ना वो उसको भी प्रेम से ही डील करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि उसके साथ लड़ने बैठ जाएगा। फिर डॉन सवाल करते हैं, जिस माया या भ्रम में हम रह रहे हैं और जिसका हम अभी अनुभव कर रहे हैं उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया को बनाए रखना मुश्किल है, खासकर अगर इकाई को हमले के कारण शारीरिक पीड़ा होती है। लेकिन मेरा मानना है कि इस प्रतिक्रिया को बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही शारीरिक नुकसान या अत्यधिक दर्द हो। क्या यह सही है? तो डॉन कह रहे कि देखो, जिस भ्रम में, जिस माया जाल में हम लोग रह रहे हैं उसमें इस तरीके की चीज़ को मतलब मैनेज करना बड़ा मुश्किल है कि भाई सामने से कोई अटैक कर रहा है और आप उसको प्रेम से डील कर रहे हो, लेकिन वो तो हो सकता है आपके ऊपर हावी ही होता चला जाए। तो ऐसे में वो डॉन का ये कहना है कि हाँ, लेकिन होना ये चाहिए कि जितनी हो सके कोशिश की जानी चाहिए कि इसको प्रेम से डील किया जाए, चाहे इसमें आपको शारीरिक दर्द या नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो। तो रा कहते हैं यह सही है, और आगे एक सबसे प्रमुख सिद्धांत है जिसे समझना महत्वपूर्ण है, वो है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन यानी उदासीनता नहीं होती है, बल्कि देखने वाला विभाजन की किसी भी भावना से अंधा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्यार से ओतप्रोत यानी इम्ब्यूड है। तो राय यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, ये जो संतुलन का जो सिद्धांत है ना, ये इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं कि आप उदासीन हो जाओ, उदासीन का मतलब ये होता है कि आप इग्नोर ही करते रहो चीज़ों को, कि हाँ जी सामने वाला आपके ऊपर करे जा रहा है और आप इग्नोर ही करे जा रहे हो। आप उसके किसी भी तरीके के विभाजन को पहले समझो कि कहाँ कहाँ विभाजन है इसके दिमाग में, उन विभाजनों को कम करने की कोशिश करो, और उसके विभाजनों में अगर वो तुम्हें विभाजनों में डाल रहा हो तो उसके सामने अंधे मत बनो, आप उल्टा प्रेम का रास्ता चुन लो। आप ये मत करो कि वो तो आपको ट्रैप करे चले जा रहा है, करे चले जा रहा है विभाजन में, कभी ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर दे, कभी वैसे कर दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, नाची जा रहा है मेनका की तरह तुम्हारे सामने और तुम हो विश्वामित्र। तो फिर तुम कैसे करोगे इस चीज़ को? तो तुम्हें तब भी उस प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है कि हाँ मुझे पता है ये विभाजन कर रहा है, कोई बात नहीं, कर लेने दो, ये इसका रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता तो प्रेम का है, मैं उसी तरीके से डील करूँगा इससे, ये कितना भी कुछ भी इधर उधर डांस कर ले। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, पिछले सत्र में आपने बयान दिया था कि हमने यानी कि रा ने पांचवी घनत्वता में बहुत समय स्थान बिताया है और चौथी घनत्वता में प्राप्त तीव्र करुणा को संतुलित किया है। क्या आप इस विचार पर उस संबंध में विस्तार कर सकते हैं जिसके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ पर डॉन ये कह रहे हैं कि आपने हमें बताया था कि आपने फिफ्थ डेंसिटी में जाके ना बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा था आपको, क्योंकि आप करुणा से और प्रेम से इतने भर गए थे चौथी घनत्वता में कि पांचवी घनत्वता में जाने के बाद आपको वक्त लगा उसको भी बैलेंस करने में, उसको संतुलन कर में लाने में। तो आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोग अभी बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ की जिस तरीके की सिचुएशंस हैं उसको अगर आप मद्देनज़र रखो और अपनी लर्निंग को मद्देनज़र रखो, तो आप उन दोनों के बीच का कोई एक समन्वय कुछ बना सकते हो इनके बीच में, या हमें बता सकते हो कि आपकी लर्निंग क्या रही है और हमारी के हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राय इसका जवाब देते हैं, चौथी घनत्वता जैसा कि हमने कहा है करुणा से भरपूर है। ज्ञान की आंखों से देखने पर यह करुणा मूर्खता है। यह तीसरी घनत्वता से मुक्ति है, लेकिन इकाई के बुनियादी संतुलन में एक बेमेलपन पैदा करता है। तो यहाँ पे रा कह रहे हैं कि देखो, चौथी घनत्वता में तो पहुँच के इतनी ज़्यादा करुणा, इतना ज़्यादा प्रेम दूसरों के प्रति आ जाता है कि आप उनको देखोगे ना तो हो सकता है आप उनको दुखी देख के कूद ही पड़ो मैदान में उनकी मदद करने के लिए, आपसे रुका भी ना जाए, इतना ज़्यादा करुणा और प्रेम भर जाता है आपकी आंखों के अंदर, या कह लो आपके अंदर। वो कह रहे हैं लेकिन अगर आप इसे ज्ञान के साथ अगर देखोगे ना, जो आपको फिफ्थ डेंसिटी में जाके पता चलता है अरे सब कुछ तो रोशनी का बना हुआ है, अगर ये व्यक्ति मर भी गया, इसको कुछ हो भी गया, घूम फिर के फिर आएगा, है ना, और ऊपर से इसके अपने खुद के लेसन्स हैं। तो इस तरीके से अगर जब तुम वहाँ पहुँचते हो ना तो इसको वहाँ मूर्खता माना जाता है कि यार प्रेम में तुम इतने भी थोड़ी ना कूद जाओगे कि मतलब बिल्कुल ही दूसरों के लिए तुम आगे खड़े हो गए, ये नहीं होता है। इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये ना एक बेमेलपन पैदा करता है, क्योंकि हम इतना लव सीख के फिफ्थ डेंसिटी में पहुँचे होते हैं, वहाँ सीधा ही ज्ञान आ जाता है हमारे पास इस रोशनी का, और हमें पता चलता है कि हाँ सब कुछ ही रोशनी का बना हुआ है। तो बेसिकली ख़त्म कुछ नहीं होता है, बस ये है वक्त लगता है चीज़ों को होने में, मतलब कोई जल्दी निकल जाता है, कोई तेज़ निकलता है, ऐसे ही होता है। फिर वो आगे बोलते हैं, इस प्रकार
चौथी घनत्वता में एक समूह के रूप में दूसरों की सहायता के लिए हम करुणा की प्रवृत्ति रखते थे और शहीद होने के लिए भी तैयार रहते थे। जब हम पांचवी घनत्वता में कटाई के लायक हो गए तो हमने इस कंपनता के स्तर में इस तरह की अविश्वसनीय करुणा के क्षमता में दोष देखा। हमने रचयिता के उन तरीकों के चिंतन में बहुत समय स्थान बिताया जो प्रेम को ज्ञान से भर दे। तो इसका मतलब राय ये कह रहे कि चौथी घनत्वता में तो हम ऐसे थे, इतने ज़्यादा करुणा से भरे हुए थे कि दूसरों की सेवा के लिए तो हम शहीद भी हो जाते थे, उसके लिए कि इसके लिए अगर मरना पड़े तो हम मर भी जाएंगे। परंतु दोस्तों आज की डेट में अगर हम अपने ग्रह की स्थिति देखें, आप हो सकता है कि किसी से प्रेम करते हो सकता है हम भी बहुत लोगों से प्रेम करते हैं, परंतु उसके लिए मर जाना, क्या ये एक लॉजिकल या कह लो समझदारी है? वो मर जाना इसलिए समझदारी नहीं है क्योंकि देखो संतुलन क्या है, संतुलन है 51% और 49% का। 49% तो आप अपने बारे में भी सोचोगे ही ना, 51% ही तो सोच सकते हो उसके बारे में। और दूसरी बात ये, वो अपनी सहायता भी खुद नहीं कर रहा है ना, वो खुद उठ नहीं रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो उसकी सहायता? तो रा के साथ ये हुआ था कि ये दूसरों के साथ दूसरों के लिए शहीद भी हो जाते थे। और ऐसा नहीं है दोस्तों, आज भी चौथी घनत्वता के जो लोग हैं, आप भी जब कल को चौथी घनत्वता में जाओगे आप भी बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा मृत्यु नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। मैं तो दोबारा इस गेम के अंदर दोबारा मरूंगा फिर आ जाऊंगा वापस। तो इस वजह से वहाँ पे लोग शहीद होने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि पता ही चल जाता है कि हाँ यार प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सब कुछ है, रचयिता ने सब कुछ प्रेम से बनाया है, तो प्रेम की करुणा में ही बह जाते हैं वो लोग। तो लेकिन वो जब वो पांचवी घनत्वता में पहुँचते हैं ना, और वहाँ पर जब रचयिता का ज्ञान पड़ता है उनके ऊपर, तब उनको ये समझ में आता है कि अरे यार इतनी भी करुणा, मतलब करुणा होनी चाहिए लेकिन इसे ज्ञान से संतुलन भी करना चाहिए, जैसे रचयिता करते हैं। रचयिता ज्ञान को भी रखते हैं और करुणा को भी रखते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रचयिता से बढ़िया जज कोई नहीं है, क्योंकि ये लॉज सारे उन्होंने बनाए। ये जो ये प्रेम से और रोशनी से ये जो सारी चीज़ें बनाई उन्होंने बनाई हैं, तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है ये सारी चीज़ें कि इसका संतुलन कैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए सारे के सारे रचयिता से के जैसा बनने की कोशिश करते हैं कि हमें भी ऐसा संतुलन चाहिए, एक दिन हम भी ऐसी रचयिता बनेंगे, इतना बढ़िया संतुलन होगा हमारा कि हम भी अपनी जब गैलेक्सी बनाया करेंगे उनके अंदर इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी ना, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक कि कोई हमसे इंटरफेरेंस के लिए मांग ना ले। और मांगे भी तब जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। बच्चे की आप मदद कर सकते हो, लेकिन वो बच्चे को बड़ा होने का मौका तो दोगे। ऐसे थोड़ी ना कि उस बच्चे की आप बार बार जाके मदद करोगे और वो बेचारा पैर पे ही नहीं खड़ा हो पा रहा है अपने। तो इस चीज़ को रा ने इस तरीके से सीखा। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। मैं इसके लिए तीसरी घनत्वता में एक समानता बनाने की कोशिश करना चाहूँगा। यहाँ कई इकाइयाँ तीसरी घनत्वता में दूसरों को शारीरिक समस्याओं में कई तरह से राहत देकर करुणा महसूस करते हैं, कई तरह से उनकी मदद की व्यवस्था करते हैं, जैसे भूख लगने पर उन्हें भोजन देकर, जैसा कि अफ्रीकी देशों में है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें चिकित्सीय रूप से प्रबंध करने की आवश्यकता है तो उनके लिए दवा लेकर आते हैं, और इन सभी सेवाओं में उन्हें काफ़ी हद तक एक निस्वार्थ भाव से रहना पड़ता है। तो यहाँ पर वो दोस्तों देखो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ग्रह पर ऐसे कई लोग हैं जो इस करुणा से भरे हुए हैं और दूसरों की सेवा भी करते हैं। मतलब कोई भूखा है तो उसे भोजन दे देते हैं, कोई किसी की तबीयत ख़राब है उसे दवाई दे दी, और ऐसा हम लोग करते हैं। और हम मतलब हिंदुस्तान में तो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये तो हमारे अंदर है, नेचुरल है हमारे अंदर। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हो कि जब ये सो कॉल्ड पेंडेमिक हुआ था शुरू, तो कितने लोग बेचारे अपने घर छोड़ छोड़ के रोड पे निकल गए थे, ठीक है ना, धूप में, कड़ी धूप में। कोई अपने बच्चों को साइकिलों पे बैठा रहा है, कोई कहीं पे, किसी ने मतलब रिक्शे पे बैठा रखा है, कोई कैसे बस लेके जा रहे हैं उनको। लेकिन इसी उसी अवस्था में कई लोग डर के मारे घरों में घुस गए, है ना, और अपने अपने बारों में सोचने लगे। उन्होंने राशन भर लिया घरों के अंदर, बिना ये सोचे समझे कि अगर मान लो खाने की कमी हो गई तो दूसरे बेचारे खाएंगे क्या। हमने तो भर लिया अपने घर के अंदर खाना, एक एक दो दो महीने का, कई लोगों ने 6-6 महीने का भी, साल साल भर का खाना भर के रख लिया, है ना। और कई जगह पर लोगों ने बिल्कुल इसका उल्टा किया, वो रोड पे ही उतर गए। वो गए, जितने लोग जा रहे थे, कोई उन्हें जूस दे रहा है, कोई उन्हें पानी दे रहा है, कोई उन्हें खाना दे रहा है। तो सेवा का भाव एक नेचुरल था उनके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने भी ये काम किया, और ऐसा केवल इंडिया में नहीं हुआ दोस्तों, बहुत कंट्रीज़ में हुआ। जहाँ लोग डरे नहीं उन्होंने प्रेम का भाव दिखाया, जहाँ लोग डर गए वो प्रेम का भाव नहीं दिखा पाए, उल्टा स्वयं की सेवा के रास्ते पर निकल गए।
तो आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर इसको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा, या इससे एक तरीके से सीख ली जा सकती है कि किसी तरीके की परिस्थिति में हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। फिर आगे डॉन कहते हैं, यह एक झुकाव या एक कंपन पैदा करती है जो कि हरे रंग की किरण या चौथी घनत्वता के साथ सामंजस्य में होता है। हालांकि यह पांचवी घनत्वता की समझ के साथ संतुलित नहीं है कि ये इकाइयां माध्यम का अनुभव कर रही हैं और उनकी आवश्यकता के लिए एक अधिक संतुलित प्रबंध उन्हें चौथी घनत्वता की जागरूकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करती है, बजाय ये कि उस समय उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने का प्रबंध किया जाए, यानी कि उनकी शारीरिक ज़रूरतों को बाद में पूरा किया जाएगा। क्या यह सही है? तो वो कहते हैं कि हाँ, डॉन ये कहते हैं कि इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इस तरीके से कर रहा है एक्ट दूसरों की सेवा के लिए और ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो इसका मतलब तो उसका हार्ट चक्रा खुल रहा है ना, और वो चौथी घनत्वता के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि उसकी सोच और उसका झुकाव उस तरीके का हो गया है। लेकिन अगर इसको पांचवी घनत्वता के उसके हिसाब से देखा जाए तो ये व्यक्ति संतुलित नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने मांगा ही नहीं होगा और ये ज़बरदस्ती जाके उनको दे रहा होगा, ये भी हो सकती है चीज़ें। और फिर उसमें आगे ये कहते हैं कि ऐसे में उनके लिए उनको इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए, ये तो मेरे लिए माध्यम है, और मतलब बिना भाव में बहे इमोशनल होके नहीं करना है ये काम जानबूझ के, कि हाँ मुझे अपने दिल का चक्र खोलना है, मेरे दिल का चक्र ओपन होना चाहिए और मुझे अपना संतुलन बना के दूसरों की सेवा करनी है। तो जब वो इस तरीके से कर रहे होते हैं ना, तो एक तरीके से संतुलन आ जाता है। फिर वो आगे ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें उनके लिए माध्यम का काम कर रही होती हैं और एक शिक्षा प्रदान करने के लिए होती हैं, बजाय कि ये कि वो उनकी शारीरिक ज़रूरतों को ही पूरा करने लग जाए, मतलब हर चीज़ ही उनके लिए करने लग जाए और उनको मौका ही ना दे खड़े होने का। हो सकता है ना कि आप उनके लिए करे ही चले जा रहे हो, करे ही चले जा रहे हो, वो तो कुछ करे ही ना, फिर तो अपने लिए तो वो तो बैठ ही जाएगा, वो कहेगा फ्री में जब मिल ही रहा है मेरे को खाने के लिए तो मैं करूँ ही क्यों, एक्शन ही क्यों लूँ। तो ऐसे में भी आप उसका वो कर दोगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि यानी कि उनकी शारीरिक ज़रूरतों को बाद में पूरा किया जाएगा, यानी पहले उनका उपचार वगैरह कर दो, ठीक है, उसके बाद देखो कि इनके क्या कहते हैं, इनके खाने पीने का क्या प्रबंध करना है। तो राइस का जवाब देते हैं, यह गलत है। एक इकाई जो भूख से मर रहा है उसके लिए उचित प्रक्रिया शरीर का पोषण है। आप इसे स्थिति और तथ्य के आधार से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरी तरफ, हालांकि आप अपनी धारणा में सही हैं कि हरी किरण प्रतिक्रिया उतनी शुद्ध नहीं है जितना कि ज्ञान से भरा हुआ इसे होना चाहिए। यह ज्ञान इकाई को उसके जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी से ग्रह की चेतना में सहयोग देने के लिए सराहना करता है, जिसमें वह इकाई अपने कार्य या व्यवहार की परवाह किए बगैर किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं करता है। तो रा ने देखो दोस्तों यहाँ पर बोल ही दिया है। उन्होंने कहा कि देखो अगर कोई बेचारा भूख से मर रहा है तो पहले तो उसे भूख का उसका इलाज करोगे ना, तुम पहले तो उसको खाना दोगे, खाना देने के बाद फिर उसका उपचार करोगे, उसे ठीक करोगे। लेकिन उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना होता है कि यार ये मेरे ऊपर झुके ही जा रहा है तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया है, वो नहीं करना होता है। अगर वो करोगे तो फिर ये ज्ञान के साथ बैलेंस नहीं होगा, फिर तो ये तुम, और आपने देखा भी होगा कभी कभी ऐसा होता है आप दूसरे के लिए कर रहे हो और आप नोटिस करोगे वो तो धीरे धीरे आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है और आप भी अंदर से फिर इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप तो गए प्रेम देने के लिए, फिर आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे कि क्या यार ये तो हर चीज़ के लिए मेरे से ही बोलता रहता है, हर चीज़ के लिए मेरे से करता रहता है, ये खुद क्यों नहीं कर रहा है अपनी चीज़ें। तो इसके लिए उसको भी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उसको वक्त देना चाहिए। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो हरी किरण किरण है ना, मतलब ग्रीन चक्रा, कह रही उतना शुद्ध नहीं है जितना इसको ज्ञान से भरा हुआ होना चाहिए था। यह ज्ञान इकाई को उसकी जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी से ग्रह की चेतना में सहयोग देने के लिए सराहना करता है। कहते हैं ये जो ज्ञान होता है ना, जब ये लोग इस तरीके का संतुलन बनाने लग जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी भी बेटर होती है अगर वो संतुलन बना के रखेंगे, और इससे जो उनके पूरा ग्रह है ना उसका भी संतुलन बना रहेगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये प्यार में हुए तो ग्रह भी पूरा ही ज़रूरत से ज़्यादा प्यार में हो जाएगा, देता ही रहेगा देता ही रहेगा। और इसी तरीके से अगर इन लोगों ने संतुलन बनाया तो ग्रह भी अपना संतुलन बनाना शुरू करेगा और ग्रह भी आपका इस चीज़ की सराहना करेगा। मतलब ये जो पृथ्वी है ये आपके इस संतुलन की सराहना करेगी कि हाँ ये बच्चे हैं जो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और इनकी वजह से मेरे अंदर भी संतुलन आ रहा है। तो कहने का मतलब है अपना जो ग्रह है उससे प्रेम रखो अच्छे से, बिल्कुल दिल लगा के,
लेकिन जब दूसरों की तरफ आप प्रेम और ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, संतुलन भी बनाने की कोशिश करो, लेकिन इसमें इग्नोरेंट मत हो जाना, उदासीन मत हो जाना कि जी हाँ हमने कर तो दिया, ठीक है हमने कर दिया इसका, अब ये अपनी ज़िंदगी खुद देख लेगा। उसको मॉनिटर करो, देखो इससे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और जब वो कहे यार मुझसे हो नहीं रहा है, तब उसकी मदद कर दो। जब वो कहे मुझसे ये भी नहीं हो रहा है, तब उसकी मदद कर दो। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके की चीज़ से डील कर रहा हो या कुछ कर रहा हो ना, पहले उससे पूछो कि तुझे क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो कहेगा, तीन चार चीज़ें बताएगा, भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। या उसको ये बोल दो, तू मुझे तीन तरीके बता कि इस सिचुएशन को डील करने के तीन तरीके क्या है। तो वो आपको तीन तरीके बताएगा। फिर उसी को बोल दो, जब ये तेरे को तीन तरीके ऑलरेडी पता ही है, तो इन तीनों में से जो तेरे को बेस्ट लगता है वो ट्राई करके देख ले। अगर वो तेरे लिए काम कर गया तो ठीक, नहीं तो जो बाकी के दो हैं उनको ट्राई करके देख। जब ये नहीं होता है फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू होगा, ना कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसे कहते हैं संतुलन बनाना। लेकिन हाँ, अगली घनत्वता में जाने के लिए, फोर्थ डेंसिटी में जाने के लिए लव का चक्र खुला होना बहुत ज़रूरी है, दिल का खुला होना। आप हार्श तरीके से डील नहीं कर सकते इस चीज़ को, आपको इस चीज़ को भी प्रेम से ही डील करना पड़ेगा सामने वाले के साथ, है ना। और फिर वो कहते हैं कि इसमें भी आपको जो व्यवहार है और जो आपका कार्य है, और इसके परिणाम की आपको अपेक्षा नहीं करनी कि इसके अंदर क्या निकलेगा परिणाम, जो होगा देखा जाएगा। ये आपका काम है अपने ऊपर काम करना और दूसरों की सेवा करना, ये आपका कार्य है, ये आपने चुना है। अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो उसके बारे में अभी आप मत सोचो। आप अभी अपने ऊपर काम करते रहो। जब आप आगे चले जाओगे ना, नेक्स्ट डेंसिटीज़ में जाओगे, तो आपके पास बहुत बहुत टाइम होगा इस चीज़ को कैलकुलेट करने का कि मैंने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, कितना मेरे अंदर संतुलन था, कितना मेरे अंदर नहीं था। फिलहाल अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस सत्र को हम अगले सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यह सत्र भी काफ़ी लंबा है। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।